आज का हमारा टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि आपका दोस्त आपके पास आया और बोला मैं आपको आईफोन गिफ्ट करना चाहता हूं, बताओ कौन सा मॉडल लेना है। क्या आप आईफोन फर्स्ट लोगे या 5 जनरेशन लोगे या फिर जो आज की मार्केट में चला हुआ है 17 प्रो मैक्स लेना पसंद करोगे? यस, 17 प्रो मैक्स, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का यही है। ये तभी आता है जब पीछे सारे मॉडल की मॉडिफिकेशन है, सारे फीचर्स तो वही है, इनके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो उनकी लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के बाद ये नया मॉडल बना है। अब ऐसे ही एटम के मॉडल थे। एटम का पहला मॉडल किसने दिया था? थॉमसन ने जो मॉडल दिया, उसके बाद रदरफोर्ड ने सेकंड मॉडल दिया, क्योंकि थॉमसन मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस को रदरफोर्ड के मॉडल ने ओवरकम कर दिया। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल का नाम क्या रखा? न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम हमें क्या बताता था कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और ये सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका जो ये पाथ था, सर्कुलर पाथ, ये फिक्स नहीं था। कभी तो ये इस पाथ पे चक्कर लगा रहे हैं, कभी ये इस पाथ पे चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, चक्कर तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ लगा रहे थे, सर्कुलर पाथ में लगा रहे थे, लेकिन एक फिक्स पाथ के अंदर चक्कर नहीं लगा रहे थे। दूसरी बात, उस टाइम मैक्सवेल ने एक बात और बोली थी कि अगर कोई भी बॉडीज मोशन के अंदर है, कोई भी बॉडी मोशन करती है, मूवमेंट करती है, तो वो अपनी एनर्जी लॉस करती है। चाहे वो अपनी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस करे, चाहे वो अपनी एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में लॉस करे, लेकिन अपनी एनर्जी का लॉस जरूर करेगी। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो ये भी रेडिएशंस के फॉर्म में अपनी एनर्जी लॉस करेगा। अब इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां पर है। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस पे डिपेंड है? न्यूक्लियस से इन इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, यहां न्यूक्लियस और यहां पे इलेक्ट्रॉन, अगर जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अब इसने क्या किया? रेडिएशंस के फॉर्म में अपनी एनर्जी लॉस कर दी। तो जैसे जैसे अब ये चक्कर लगाएगा तो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का जो ये डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी लॉस हो रहा है तो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम होता जाएगा। अब यहां पे भी वो कैसे पहुंचा? मोशन करके, और लगातार ये मोशन करता रहता है, लगातार अपनी एनर्जी लॉस करता रहता है, तो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। अब जैसे ही इसके अंदर गिर गया तो इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का जो बीच का डिस्टेंस है वो है ही नहीं, नेग्लिजिबल हो गया। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वही एटम के साइज को बताता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एटम का साइज अब है ही नहीं है, यानी एटम की स्टेबिलिटी नहीं है। तो रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब इसी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बोर ने अपना एक मॉडल दिया जिसका नाम रखा बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने यह मॉडल 1913 में दिया था, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसने रदरफोर्ड मॉडल और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दोनों का बेस्ड के, यानी दोनों को कंसेप्ट से समझकर अपना मॉडल जनरेट किया, अपना मॉडल बनाया। आप ये कह सकते हो कि जो बोर मॉडल था वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। अब चलो बोर मॉडल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि बोर ने ऐसा क्या बताया जो इसकी एटम की स्टेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। बोर अपने फर्स्ट पोस्टुलेट्स में यही कहता है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, और उस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ का नाम है ऑर्बिट। आप इस ऑर्बिट को एनर्जी लेवल बोल दो, इसको सेल बोल दो। अब जैसे देखिए, न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट बन गया, फिर ये सेकंड ऑर्बिट बन गया, फिर ये थर्ड ऑर्बिट बन गया। अब ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जाएगी। ये डिपेंड करता है कि किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ते जाएंगे। ये अनंत हो सकते हैं, यानी इनफाइनाइट, कितने भी ऑर्बिट बन सकते हैं। इसलिए इनको नाम रख दिया, ये n1 हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट को n की वैल्यू 2 कर दी, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 कर दी, ऐसे ही फोर्थ के लिए n की वैल्यू 4 कर दी। तो बोर ने एक और खास चीज कही कि अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो हम इसको k सेल का नाम दे सकते हैं। अगर n2 की वैल्यू है, यानी n की वैल्यू 2 है, तो हम इसको l सेल बोल देंगे। यानी ऑर्बिट
ही सेल है और इसी सेल के नाम रख दिए गए KLMN। क्लियर। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जितने भी ऑर्बिट बने हुए हैं वो सारे के सारे सर्कल लग रहे हैं हमें, और बीच में न्यूक्लियस है, यानी हम न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, यानी रेडियस निकाल सकते हैं। और उसका फार्मूला होता है Rn इज इक्वल टू n² A0/z। यहाँ पे Rn, R का मतलब रेडियस, n है कि कौन से नंबर का ऑर्बिट की रेडियस निकालना चाहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का तो n की वैल्यू 1 रख दीजिए, अगर सेकंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2 रख दीजिए। तो A0 है यहाँ पे कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं बोर रेडियस, यानी इसकी वैल्यू हमें एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। Z आप समझते ही हो, एटॉमिक नंबर। तो अगर किसी एटम के ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, हमें उस एटम का एटॉमिक नंबर पता हो, हमें बोर रेडियस के बारे में पता हो, अगर ये दो चीज़ें हमें पता है तो जिस ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोर रेडियस जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू एज इट इज याद रखनी है, और उसकी वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, हाँ 10⁻⁻10 मीटर। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमें किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालने का फार्मूला मिल गया है, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया। तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, n की वैल्यू 1 आ गई, z की वैल्यू 1 आ गई, यानी 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से डिवाइड किया, कोई चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू A0 के इक्वल आ गई। A0 की वैल्यू क्या थी, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे हाइड्रोजन के केस में जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी आई, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसको मीटर में चेंज करना चाहते हो तो एंगस्ट्रॉम को हटा दो, क्या करोगे, इनटू 10⁻⁻10 मीटर। कई बार होता है कि 5.29 दे दिया, तो आप इसको पॉइंट को जब आगे सरका रहे हो तो 10 की जो पावर है उसमें भी चेंजेस आ जाएगा। तो आपने पॉइंट एक आगे सरका दिया तो माइनस जो पावर है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो क्या आएगा, 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। करेक्ट। आगे चलते हैं सेकंड पोस्टुलेट्स की तरफ। सेकंड पोस्टुलेट्स हमें बताता है ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में। ऑर्बिट फिक्स है तो उसकी एनर्जी भी फिक्स है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस ऑर्बिट वाली एनर्जी ही होगी। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेकंड ऑर्बिट के जैसी होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो सकती है अगर वो ऑर्बिट चेंज करे तो, लेकिन हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी फिक्स है। और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर सकते हैं, जूल में मेजर कर सकते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करने के लिए इसका फार्मूला है En इज इक्वल टू -13.6 Z²/n²। ये जो माइनस है इसका साइन है, क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है। n यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, सेकंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के इक्वल आ जाएगा, और वो वैल्यू कितनी आएगी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो ये वैल्यू हम इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारे पास जूल में आ जाएगी ऑर्बिट की एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अगर हम ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आएगी ये जूल के अंदर आ जाएगी। ठीक है। और अपने थर्ड पॉइंट में ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन तब तक उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा जब तक वो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब ना कर ले या एनर्जी लॉस ना कर ले। यानी जो ऑर्बिट की एनर्जी है उससे ज़्यादा या उससे कम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना हो जाए, तब तक वो उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा और इसीलिए एटम स्टेबल रहता है। लेकिन फोर्थ पॉइंट में उसने ये बोला कि हाँ, इलेक्ट्रॉन को अगर मौका मिलता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने का या एनर्जी लॉस करने का तो वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भी जंप कर सकता है। अब मान के चलते हैं हमारे पास ये सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है
अब इसके पास दो केसेस हैं, या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या फिर एनर्जी का लॉस करेगा। पहला केस लेके चलते हैं हम कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो इसकी एनर्जी हाई हो गई। इस ऑर्बिट ने इसको मना कर दिया रखने से, क्योंकि इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिसकी एनर्जी इस ऑर्बिट की एनर्जी के इक्वल होगा। बाकी इलेक्ट्रॉन ने कोई एनर्जी गेन नहीं की तो वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते गए। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसके हाथ मौका लगा, एनर्जी एब्जॉर्ब की तो ये हाई ऑर्बिट में जंप करके चला गया। वो डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्बिट में जाएगा। अगर इसने हाई एनर्जी ली है तो जरूरी नहीं है ये सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, क्या पता ये फोर्थ ऑर्बिट में जाके रुके, इसकी एनर्जी थर्ड से भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन दूसरा केस क्या है, हो सकता है कि ये एनर्जी को एमिट करे, एनर्जी लॉस करे, फिर ये सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा। यानी दोनों केस होंगे, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो हायर लेवल में चला जाएगा, एनर्जी लॉस करेगा तो लोअर लेवल में चला जाएगा। अब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया, क्या ये और ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा? बिल्कुल भी नहीं। लोवेस्ट एनर्जी लेवल है फर्स्ट ऑर्बिट, उससे ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं कर सकते। और यही कारण था कि बोर एटॉमिक मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकेंड ऑर्बिट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी मान के चलते हैं E1 है। फिर क्या होता है, या तो ये एनर्जी लॉस करेगा या फिर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी इस ऑर्बिट में रहेगा नहीं तो ये किसी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो वहाँ पे उसकी एनर्जी इस ऑर्बिट से अलग होगी। हम उस एनर्जी को मान लेते हैं E2। तो कितना चेंजेस आया, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, कि कितना एनर्जी का चेंज आया है, और ये चेंज होगा h न्यू के इक्वल। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बताया था ना कि एनर्जी h न्यू के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम कितना एनर्जी का चेंज हुआ है निकाल सकते हैं। तो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। डेल्टा E क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, यानी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, या फिर एनर्जी रिलीज करेगा तो रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज करेगा, तो उस रेडिएशंस की भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। तो उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट को और रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को, तो हमारे पास ये दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, कमेंट सेक्शन में आप उस टॉपिक का नाम जरूर लिखिए जिस टॉपिक को आप नेक्स्ट वीडियो में समझना चाहते हो। हम 100% उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। लास्ट पॉइंट में बोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π हो। अब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो h/2π आया। सेकंड ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 2h/2π। ऐसे ही जब थर्ड ऑर्बिट में होगा तो वहां पे हम 3 वैल्यू पुट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा क्योंकि इनका एंगुलर मोमेंटम h/2π वाले ये फार्मूले के अकॉर्डिंग है, यानी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा n की वैल्यू, बीच में कहीं भी एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो एंगुलर मोमेंटम जब एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी उस ऑर्बिट में मूव या रिवॉल्व नहीं करेंगे, तो सिर्फ इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम आता है। तो आशा है आप लोगों को बोर मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।